Hello students. हम यूनिट 4 क्लोथिंग एंड अपैरल कर रहे थे, वस्त्र और परिधान। चैप्टर 11 कपड़े और परिधान के लिए डिजाइन। पार्ट 1 में हमने डिजाइन क्या होता है और डिजाइन के क्या मुख्य कारक होते हैं ये किया। अब चैप्टर 11 के पार्ट 2 में हम डिजाइन के एलिमेंट्स, 4 मुख्य एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, यानी डिजाइन के तत्वों पर। अब कोई भी ड्रेस या कोई भी परिधान जब हम देखते हैं, सबसे पहले हमारी नजर कहाँ पड़ती है? सबसे पहले हमें उसका रंग नजर आता है, उसके ऊपर क्या डिजाइन बना है, इन सब चीजों पर ध्यान बाद में जाता है। कैसी एम्ब्रॉयडरी है, क्या कपड़ा है, छूकर हम देखते हैं, ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहले हमें उसका रंग नजर आता है। तो रंग एक इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमारा ध्यान आकर्षित करता है। रंगों से वस्त्रों में सुंदरता आती है। वस्त्रों में रंगों के विभिन्न प्रयोग से व्यक्तियों के आकार, प्रकार, संवेगों को भी प्रभावित किया जा सकता है। तो रंगों का बहुत महत्व है। रंगों का महत्व इतना ज्यादा है कि किस तरह का रंग, कई बार हम कोई भी ड्रेस पहनते हैं तो हमें लगता है ये रंग हम पे बहुत जच रहा है, इससे हम और हमारी खूबसूरती निखर के आ रही है। कई बार कोई कलर हमारे ऊपर सूट नहीं करता। तो क्या है रंग, कैसा होना चाहिए, कैसे आपके व्यक्तित्व को निखारता है। कई बार आप अपसेट होते हैं, कोई ब्राइट कलर पहनने का मन नहीं करता, डल डल कलर्स पहनते हैं, तो क्या है आपका मूड को भी डिपिक्ट कर रहा है कलर। तो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनालिटी को निखारता है, मन को शांति देता है, आनंद प्राप्त कराता है, या कई बार उदासी, जैसे मैंने आपको बताया, उदासी भी दे देता है। बड़ा सैड कलर सा लग रहा है, लाइवली नहीं लग रहा कोई कलर। ब्राइट कलर्स हम जब डालते हैं तो उल्लासमय रंगों से जो है वो खुशी का एहसास आता है। और रंगों से कई बार आपने देखा होगा कि ये कलर पहन के तो मैं पतली लग रही हूँ, या ये कलर डाला है इसमें तो मैं थोड़ी मोटी लग रही हूँ, ये कलर नहीं मुझ पे सूट कर रहा। तो रंगों द्वारा व्यक्ति का आकार या शारीरिक बनावट को भी उभारा या त्रुटियों को छुपाया भी जा सकता है। जैसे अगर हम पतला दिखना चाहें तो जनरली देखा गया ब्लैक कलर की ड्रेस हम डाल लेते हैं तो हमारा आकार पतला दिखता है, और ब्राइट कलर्स डालते हैं तो हम मोटे लगते हैं। अभी हम इस पे आते हैं क्यों ऐसा होता है। बट रंगों का अगर हम महत्व की बात करें तो व्यक्ति की रुचियों को भी अभिव्यक्त करता है, कैसी हमारी चॉइस है उसको भी रंग अभिव्यक्त करते हैं। हमें कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की भावना भी जागृत करता है कलर। तो ये जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस जो ऊपर हो जाता है, हमारी भावना बढ़ जाती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, वो कैसे बढ़ती है? आज हमने बड़ा अच्छा सा कलर पहना है, सुंदर सी ड्रेस पहननी है, तो हम अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। तो परिधान का रंग जो है, अगर परिधान का रंग व्यक्तित्व, आयु या अवसर के अनुकूल न हो तो व्यक्ति उपहास का पात्र भी बन सकता है, उस पर हंसी भी उड़ाई जा सकती है, ये कैसा सा रंग पहन के आ गई है। तो आपकी पर्सनालिटी, आयु के अनुसार हम पहनते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं रंगों के। अब रंग होता क्या है? रंग क्या है आपको मालूम है? थ्योरी ऑफ कलर हम बात करें तो रंग को प्रकाश किरण के किसी वस्तु की सतह से टकराकर रिफ्लेक्शन होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब भी किसी सरफेस से कलर टकराता है, लाइट रेज टकराती हैं, तो जो चीज रिफ्लेक्ट होती है वो हमारी आंखों को नजर आती है। तो मानव नेत्र द्वारा किसी रंग का दिखना प्रकाश किरणों के परावर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाली अनुभूति है। तो जब हमारी आंखों से जो लाइट रेज हैं टकराती हैं तो हमारी आंख की जो तंत्रिकाओं की सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उन्हें उत्तेजित करती है, और ये उत्तेजित तंत्रिकाएं हमारी ब्रेन को संदेश भेजती हैं कि हमने ये रंग देखा है।
तो जो भी कोई भी रंग हमारे मस्तिष्क द्वारा अवलोकित किया जाता है वो एक सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश स्रोत की विशिष्ट वेवलेंथ के कारण होता है। तो जो लाइट रेज हमारे आंखों के ऊपर आ रही हैं उसकी वेवलेंथ के कॉम्बिनेशंस पर जो कलर है हम देख रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है। तो किसी भी वस्तु का रंग देखने के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश को देखा जा सके। अब जब प्रकाश की सभी किरणें, लाइट रेज जो है सारी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, सारी परिवर्तित हो जाती हैं किसी वस्तु पर टकराकर, तो वस्तु सफेद दिखाई पड़ती है। और जब कोई भी किरण परावर्तित नहीं होती, यानी सारी वो सरफेस रिफ्लेक्ट नहीं करता, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो वस्तु काली दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए हम कलर्स को देख पाते हैं। रंगों की 3 मुख्य विशेषताएं, जब हम थ्योरी ऑफ कलर की बात करते हैं तो 3 मुख्य विशेषताएं हैं। एक है हमारा ह्यू। ह्यू का मतलब रंग का नाम। जो ह्यू है वो है रंग का नाम। रंग का नाम मतलब जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, तो ये जो हमारा ह्यू आता है वो कलर का नाम है। रंग के नाम को उसका ह्यू कहते हैं। दूसरा हम बात करते हैं उसके मूल्य की या वैल्यू। रंग का मूल्य क्या है? अमूल्य, वैल्यू, पैसों से हम नहीं ये बात कर रहे, पैसों की बात नहीं यहाँ कर रहे। वैल्यू का मतलब है कि रंग का क्या है, हल्कापन या गाढ़ापन। तो रंग के हल्केपन या गाढ़ेपन को मूल्य कहते हैं। तीसरी चीज जो हम बात करते हैं वो है रंग की इंटेंसिटी, यानी रंग की तीव्रता। कितने इंटेंस कलर्स हैं, रंगों की चमक या मंदता, ब्राइटनेस या डलनेस को हम तीव्रता कहते हैं। तो कलर, थ्योरी ऑफ कलर को जब भी हम समझते हैं तो हम 3 चीजों की बात करेंगे, ह्यू, वैल्यू एंड इंटेंसिटी। ह्यू कलर का नाम, वैल्यू कलर का जो मूल्य है, और तीसरी चीज इंटेंसिटी, कलर की ब्राइटनेस और डलनेस। और जो आपको मालूम है विबग्योर क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स हैं जो हमारे रेनबो में दिखते हैं। तो ये सारे कलर्स मिलके व्हाइट लाइट बनाते हैं। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। कलर्स को समझने के लिए जो है वो हमें आसानी से समझा जा सकता है कलर व्हील द्वारा। तो कलर व्हील से हम क्लासिफिकेशन ऑफ कलर्स कर सकते हैं, रंगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो रंगों का वर्गीकरण करने के लिए प्रैंग कलर चार्ट, ये जो हमने कलर व्हील बनाई है ये प्रैंग कलर चार्ट कहलाता है। इस कलर व्हील में 12 रंगों का वर्गीकरण किया गया है। तो डिजाइन की दृष्टि से रंगों को समझने के लिए या तो प्रैंग कलर चार्ट यूज होता है या मंसेल्स कलर व्हील यूज होती है। अब इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है कि प्रैंग कलर व्हील जो है वो 12 रंगों का प्रयोग करती है, बल्कि मंसेल्स कलर व्हील जो है उसका प्रयोग जो होता है उसमें सिर्फ 10 मुख्य कलर दिखाए जाते हैं। तो हम अपने रेफरेंस के लिए जब भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ कलर्स कर रहे हैं तो हम प्रैंग कलर चार्ट को रेफर करते हैं। इस कलर व्हील के हिसाब से, इस कलर क्लासिफिकेशन के हिसाब से रंगों को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स और टर्शियरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स प्राथमिक रंग, सेकेंडरी कलर्स माध्यमिक रंग या द्वितीयक रंग और टर्शियरी कलर्स तृतीयक रंग। प्राइमरी कलर्स जो होते हैं, अगर हम इसमें बात करें तो ये 3 कलर्स, प्राइमरी कलर्स रेड, येलो एंड ब्लू, ये 3 कलर्स प्राइमरी कलर्स हैं। और प्राइमरी कलर्स का क्या मतलब है? प्राथमिक रंग उन रंगों को कहा जाता है जो अन्य किसी भी रंग को मिलाने से नहीं बनते। तो हमारे ये लाल, पीला और नीला, ये 3 रंग प्राथमिक रंग कहलाते हैं। और ये रंग चक्र में के जो रंग हैं ये तीनों कोनों में उपस्थित होते हैं। अगर हम एक ट्रायंगल बना लें तो 3 मुख्य ये कलर हैं। इन्हीं कलर्स के मिलाने से हम बाकी सभी रंग बना सकते हैं। सेकेंडरी कलर्स या द्वितीयक कलर्स,
अब अगर हम देखें रेड और येलो, इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं तो हमारा क्या कलर बनता है? ऑरेंज। तो द्वितीयक रंग क्या है? दो प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाकर बनाए जाने वाला रंग द्वितीयक रंग कहलाता है। तो यहाँ पर हमने लाल और पीला मिला के संतरी बना लिया। लाल और नीला मिलाएंगे, नीला और लाल मिला के क्या बनेगा? बैंगनी या वायलेट कलर बन जाता है। और अगर हम येलो और ब्लू, पीला और नीला मिलाते हैं तो हमारा हरा रंग या ग्रीन कलर बनता है। अब इन प्राइमरी कलर्स को जो मिलाने का बात हम करते हैं वो है इक्वल क्वांटिटीज में मिलाना है। बराबर मात्रा में जब हम प्राथमिक रंगों को मिलाते हैं तो हमारे सेकेंडरी कलर्स या द्वितीयक रंग बनते हैं। अब हमारे पास ये द्वितीयक कलर्स हैं, तो इस कलर व्हील में आप ये 3 प्राइमरी कलर्स देख रहे हैं और ये 1, 2 एंड 3 सेकेंडरी कलर्स हैं। तीसरा आता है हम तृतीयक कलर्स पे। तृतीयक कलर्स का अर्थ है कि रंग चक्र के निकटवर्ती प्राथमिक रंग और उसके पास के द्वितीयक रंग को मिलाकर ये रंग बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा रेड प्राइमरी कलर है और ऑरेंज सेकेंडरी कलर है, अगर हम रेड और ऑरेंज को मिलाते हैं तो ये हमारा ये वाला कलर रेडिश ऑरेंज बन जाता है। इसी प्रकार हम अगर रेड और वायलेट को मिलाते हैं तो रेडिश वायलेट बन जाता है। तो एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को मिलाने से टर्शियरी कलर बनता है। तो इस तरह से अगर हम मिलाएंगे तो ये हमारे कलर्स 6 और कलर्स बन जाते हैं जिनसे हमारा कलर व्हील कंप्लीट होता है। 3 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी और 6 टर्शियरी कलर्स, जिससे कि 12 रंगों का रंग चक्र तैयार हो जाता है। अब इन कलर्स के अलावा कुछ कलर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अवर्णक कहते हैं। अवर्णक कहते हैं, अवर्णक का मतलब है जो बिना रंग के रंग होते हैं, जैसे कि उदासीन रंग, वाइट, ब्लैक, ग्रे। तो ये जो कलर्स हैं इनको हम अवर्णक या एक्रोमैटिक कलर्स कहते हैं। एक्रोमैटिक के कलर्स, अवर्णक रंग, जो उदासीन कलर्स हैं जिनको कोई कलर नहीं होता। तो ये एक्रोमैटिक कलर्स न्यूट्रल कलर्स होते हैं। वाइट, ब्लैक, ग्रे, सिल्वर, मेटालिक्स, रजत रंग हो गया, मेटालिक धात्विक रंग हो गए। तो ये वाले कलर्स हम कलर व्हील में डिपिक्ट नहीं करते। इन कलर्स को हम किसी भी रंगों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इन कलर्स का जो यूज है वो हम रंगों की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सामान्यतः रंग चक्र में जो रंग होते हैं वो अपने विशुद्ध रूप में यानी प्योरेस्ट फॉर्म में और अपनी पूर्ण तीव्रता में पाए जाते हैं। जो दिखाते हैं हम रंग चक्र पे वो फुलेस्ट इंटेंसिटी में होते हैं, अपने प्योरेस्ट फॉर्म में। बट किसी भी रंग का मान उसके हल्केपन या गहरेपन को दर्शाता है। हल्कापन क्या है? टिंट। और गहरापन क्या है? शेड। तो जब हमें टिंट्स और शेड्स चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं? ग्रे स्केल यूज करते हैं। ग्रे स्केल क्या है? ब्लैक से लेके व्हाइट तक की वैल्यूज हैं इसमें। जो हमारे, इसको हम ग्रे स्केल या धूसर पैमाना कहते हैं, जिसमें काला से सफेद तक के शेड्स एंड टिंट्स हैं। तो जब किसी रंग में हम यहाँ से व्हाइट ऐड करते हैं तो वो कलर अपने हल्केपन में चला जाता है, और जब हम किसी भी रंग में ब्लैक ऐड करते हैं तो वो अपने गहरेपन में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं शेड। अब आप मार्केट जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, दुकानदार को बोलते हैं लाल रंग का हमें कपड़ा चाहिए, उसने आपको लाल, नहीं ये तो बहुत ब्राइट लग रहा है, ऐसा करो इसका थोड़ा सा गहरा शेड दिखाओ, और शेड्स दिखाओ रेड के। तो गहरे शेड्स कैसे बनते हैं? रेड में हल्का सा ब्लैक ऐड कर दिया तो थोड़ा सा डार्क रेड बन गया, थोड़ा और डार्क बन गया, मरून की शेड्स में हमें मिलने लगा। वैसे ही अगर हमें पिंक्स चाहिए, पिंक्स के भी बहुत शेड्स हैं, वेराइटीज हैं। पिंक कैसे बना? रेड कलर में हमने व्हाइट ऐड कर दिया तो हमारा पिंक बन गया। अब और ज्यादा व्हाइट ऐड कर दिया, लाइट पिंक बन गया। तो इसी तरह बहुत सारे अनगिनत कलर्स के शेड्स एंड टिंट्स हम बना सकते हैं।
जब हम बात कर रहे हैं रंगों को पहचानने की, कि रंगों को हम आइडेंटिफाई कैसे करें, तो रंगों को पहचानना अक्सर रंगों को उनकी प्राकृतिक जो सोर्सेज होते हैं उनके द्वारा पहचाना जाता है। पहले के टाइम में, अभी भी कई बार हम कहते हैं टमाटर जैसा लाल रंग कितना सुंदर लग रहा है, या कई बार हम कहते हैं ब्लड रेड कलर, रक्त सा लाल रंग। तो ये जो है नेचुरल सोर्सेस से हम कलर्स को पहचान रहे हैं। तो एक ही रंग को अलग अलग रूपों में भी देखा जाता है और अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब अगर हम फैब्रिक, इंटरनेशनल स्तर पे इन सब चीज़ों का काम हो रहा है, तो हम कैसे समझाएंगे ये कलर चाहिए, वो कलर चाहिए। तो प्रत्येक रंग समूह में लाल या गुलाबी, येलो, ऑरेंज, ब्लू, वायलेट, हर चीज़ में अगर उसमें हम अपना ग्रे स्केल ऐड करते हैं, ग्रे स्केल से उसके बहुत सारे टिंट्स एंड शेड्स बनाए जा सकते हैं। अब मॉडर्नाइजेशन हो रही है, ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में भारी मात्रा में वस्त्रों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन और व्यापार हो रहा है। अब ऐसे में दो देशों या क्षेत्र के लोगों के बीच कपड़े का व्यापार हो रहा है, उस दौरान कपड़े के रंग को लेकर उलझन की स्थिति बन सकती है। कौन सा रेड चाहिए, अच्छा ये ऑर्डर मुझे मिला है, इस कलर का बनाना है। तो उस उलझन को सॉर्ट आउट करने के लिए, उस स्थिति से बचने के लिए रंगों के नाम के साथ एक निर्धारित संख्या उपयोग में लाने की पद्धति बनाई गई। और इस पद्धति, इस सिस्टम को जो है उसे प्रिंटेड निर्देशिका के रूप में रखा गया है, यानी एक प्रिंटेड फॉर्मेट के रूप में बनाया गया है, जिसे हम पैंटोन शेड कार्ड कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पैंटोन शेड कार्ड की पिक्चर है। तो ये जो सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम ऑफ यूजिंग नंबर्स अलोंग विद द नेम्स ऑफ कलर्स। पैंटोन शेड कार्ड बनाया गया। इस पैंटोन शेड कार्ड में रंगों को उनकी आभाओं और शेडों के विभिन्न तीव्रताओं के साथ प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं, येलो है तो येलो के बहुत सारे शेड्स एंड टिंट्स दिखेंगे। आभाएं यानी लाइटर वर्जन, व्हाइट ऐड करके, शेड्स यानी डार्क, तो बहुत सारे। इसमें ही अगर हम ब्लू का पैंटोन शेड कार्ड खोल लें तो उसमें भी थाउजेंड्स ऑफ कलर्स होंगे। और इन कलर्स को सिर्फ नाम नहीं, ये तो ठीक है ब्लू है, ब्लू एक जेनरिक नेम हो गया, उसके अंडर उसके बहुत सारे उसके नंबर्स अलॉट किए गए हैं। तो शेड कार्ड के प्रत्येक रंग को एक निश्चित कोड या एक निश्चित संख्या दी गई है, जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है। पैंटोन शेड कार्ड की सहायता से फैशन के बारे में पूरी जानकारी देना और विदेशों में उत्पादों का ऑर्डर देने में काफी सहायता मिलती है। तो ये हमारा ग्रे स्केल हो गया, एंड दिस इज द पैंटोन शेड कार्ड। कलर्स की हम जब बात करते हैं तो कलर कॉम्बिनेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। किसी भी गारमेंट में किस तरह के कॉम्बिनेशंस हमने यूज करे हैं, कौन से रंगों का तालमेल बिठाया है, वो हमारी आंखों को अच्छे भी लग सकते हैं, बुरे भी लग सकते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कलर स्कीम्स या कलर हार्मनीज के बारे में, यानी रंग योजनाओं के बारे में। जब हम रंग योजनाओं की बात करते हैं तो दो टाइप की रंग योजनाएं हैं। हमारी पहली टाइप है संबंधित रंग योजनाएं और दूसरी हमारी कंट्रास्टिंग कलर स्कीम्स या विषम रंग योजनाएं। संबंधित कलर स्कीम्स में हमारी 4 योजनाएं आती हैं। पहली है हमारी मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम, यानी एक रंगीय योजना। मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम, एक रंगीय योजना। दूसरी हम आते हैं एक्रोमैटिक कलर स्कीम, अवर्णी रंग योजना। तीसरी एक्सेंटेड न्यूट्रल यानी विशिष्टतापूर्ण उदासीन रंग योजना। और फोर्थ हमारी है एनालोगस कलर स्कीम यानी अनुरूप रंग योजना। कंट्रास्टिंग कलर स्कीम्स में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, पूरक रंग योजना, डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, दोहरी पूरक रंग योजना, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, विभाजित पूरक रंग योजना, अनुरूप रंग योजना एनालोगस कलर स्कीम, एंड पांचवी है हमारी
ऋणात्मक या ट्रायड कलर स्कीम। तो इन रंग योजनाओं को थोड़ा सा डिटेल में हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी संबंधित रंग योजनाओं पर आते हैं। संबंधित रंग योजनाएं यानी संबंधित रंग योजनाओं में कम से कम एक रंग सामान्य होता है। एक रंग योजनाएं जो हैं उसमें एक कलर कॉमन होता है। फर्स्ट हमारी है मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम। मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम, मोनो मतलब सिंगल, क्रोम मतलब कलर। तो एक वर्णीय, एक रंगीय योजना में एक ही रंग को आधार लेकर उसके मान और तीव्रता में विविधता द्वारा अलग अलग रंग सुमेल बनाई जाती है। यानी जो हमारी हार्मनी क्रिएट होती है वो एक ही रंग पे है। जैसे यहाँ आप देख सकते हो पिक्चर में ब्लू कलर यूज हुआ है और ब्लू के डिफरेंट शेड्स और टिंट्स, ये शेड्स हैं ब्लू के, टिंट्स हैं, हल्के और गहरेपन में ब्लू को इस्तेमाल किया गया है। तो रंग हम एक ही लेते हैं पर उसके वेरीड कलर, जैसे आपने डार्क ब्लू जीन्स डाली है, लाइट ब्लू टी शर्ट डाल के आप जा रहे हैं तो आपने मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम की ड्रेस पहनी हुई है। नेक्स्ट हम आते हैं एक्रोमैटिक कलर स्कीम। एक्रोमैटिक यानी हमारी अवर्णी रंग योजना। अवर्णी रंग योजना में केवल उदासीन रंगों का प्रयोग होता है। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स को यूज कर रहे हैं और उसकी अलग अलग मान और तीव्रता में उसका उपयोग कर रहे हैं। ग्रेज यूज कर सकते हैं। तो आप ये सारे कॉम्बिनेशंस देख रहे हो, सिर्फ न्यूट्रल कलर्स को यूज किया गया है इन सभी गारमेंट्स में, ब्लैक एंड व्हाइट को यूज किया है। तो ये जो कलर्स हैं हमारे ब्लैक एंड व्हाइट, सारे कलर्स में ब्लैक एंड व्हाइट या उसके टिंट्स एंड शेड्स यूज हो रहे हैं। तीसरी योजना पे हम आते हैं एक्सेंटेड न्यूट्रल कलर स्कीम, यानी विशिष्टतापूर्ण उदासीन रंग योजना। अब इन ड्रेसेस में आप देख रहे हो व्हाइट के ऊपर एक ब्लू कलर का एक्सेंटेड कलर है। तो एक ही कलर ब्लू यूज किया गया है। यहाँ पर रेड कलर की बेल्ट लगाई गई है। यहाँ पर इसने ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस के साथ येलो कलर का स्कार्फ पहना है। तो इस प्रकार की रंग योजना में एक सामान्य रंग और एक उदासीन कलर का उपयोग किया जाता है। कोई भी एक सिंगल कलर यूज होता है और साथ में न्यूट्रल कलर्स यूज होते हैं। तो ये भी बड़ी आंखों को सॉफ्ट लगती है ये स्कीम देखने में। बस आप अपने ब्लैक एंड व्हाइट एक्रोमैटिक कलर्स को एनहांस करने के लिए एक पर्टिकुलर दूसरे कलर का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एनालॉगस कलर स्कीम पर। एनालॉगस कलर स्कीम जो है वो इस प्रकार की जो रंग योजना है उसमें रंग चक्र के जो निकटतम समूह के, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये पास पास वाले जो भी कोई भी 3 कलर्स आप ले लो, 2 या 3 कलर्स, 3 से ज्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि बहुत ही खराब उसका लुक आता है, उसको कोऑर्डिनेट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो मैक्सिमम हम लेते हैं इसमें कॉम्बिनेशन 3 रंगों का। जो भी हमारे कलर व्हील में, ये हमारी कलर व्हील है, तो बिल्कुल नेबरिंग कलर्स, कोई भी 2 या 3 नेबरिंग एडजेसेंट कलर्स हम प्रयोग करते हैं एनालॉगस कलर स्कीम में। इसे हम संबंधित रंग योजना में क्यों मानते हैं? क्योंकि ये सारे रंग आपस में संबंधित होते हैं और देखने में प्लीजिंग लगते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं तो हम अब विषम रंग योजनाएं या अपनी कंट्रास्टिंग कलर स्कीम्स की बात करेंगे। विषम रंग योजनाओं में सबसे इंपॉर्टेंट हमारी आती है कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, पूरक रंग योजना। पूरक रंग योजना में उन 2 रंगों का उपयोग किया जाता है जो रंग चक्र यानी कलर व्हील में एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट हैं। मान लीजिए ये वाली कलर स्कीम हम देख रहे हैं। कलर स्कीम में रेड के बिल्कुल ऑपोजिट क्या है? ग्रीन। तो यहाँ देखो रेड और ग्रीन यूज हुआ है इस ड्रेस में। ऑरेंज के बिल्कुल ऑपोजिट ब्लू है, तो ऑरेंज एंड ब्लू यूज हो रहा है। येलो एंड वायलेट यूज हो रहा है। तो कलर व्हील के एग्जैक्ट ऑपोजिट कलर्स यूज होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में। दोहरा पूरक रंग योजना, डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। इस रंग योजना में रंग चक्र पे किन्हीं भी 2 प्रधान रंगों के साथ उनकी विपरीत स्थिति वाले 2 रंगों को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम येलो और रेड यूज कर रहे हैं, बैंगनी लाल पीला हरा साथ साथ यूज कर रहे हैं, तो जनरली 2 नेबर्स
साथ साथ अगर हम ये देखो, ये 2 कलर्स हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, और इसी के साथ हम ये वाले कलर्स भी यूज कर रहे हैं, या रेड के साथ हम ये ब्लू एंड और ये भी यूज कर रहे हैं, तो रेड एंड ग्रीन, ब्लू एंड ऑरेंज। तो इस तरह के हम रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, पर इसमें रंगों का प्रयोग करते समय ध्यान रखा जाता है कि चारों रंग समान तीव्रता या मूल्य के ना हो और कोई एक कलर थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो, क्योंकि अगर समान तीव्रता के होंगे तो आंखों को बहुत ही चटकीले लगेंगे और 4 कॉम्बिनेशन कंट्रास्टिंग कलर्स हम एक ड्रेस में देखने में अटपटा सा लग सकता है। तो एक कोई कलर को हम डोमिनेंट बनाते हैं, बाकियों का जो इंटेंसिटी है वो कम कर देते हैं, तीव्रता उसकी मंद कर देते हैं। तीसरी कलर योजना जो हमारी विषम रंग योजना में है वो है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। जैसे आप इसमें देख रहे हो, स्प्लिट करना यानी विभाजित करना। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में किसी एक रंग के साथ उसके सामने वाले रंग को छोड़कर आसपास के रंगों का प्रयोग करा जाता है। रेड ग्रीन के साथ रेड है, बट रेड को हम ना लेकर ऑरेंज और रेड वायलेट ले रहे हैं, रेडिश ऑरेंज और रेड वायलेट ले रहे हैं। तो ये 2 कलर्स हम इसके साथ यूज कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम मान लीजिए येलो यूज करते हैं, तो येलो के साथ हम वायलेट को ना लेकर हम अपना रेडिश वायलेट और ब्लू वायलेट यूज कर रहे हैं। तो इस तरह का हमारा इसमें चार्ट बन सकता है। तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में उसके कॉम्प्लीमेंट कलर को स्प्लिट करके उसके आसपास के पड़ोसी रंगों का यूज करा जाता है। नेक्स्ट हमारी विषम रंग योजना आती है एनालॉगस कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, अनुरूप रंग योजना। इस योजना में उन रंगों का प्रयोग किया जाता है जो रंग चक्र में एक दूसरे के पास पास होते हैं, बिल्कुल निकटतम कलर्स होते हैं। आप देख सकते हो इसमें ये बिल्कुल नियर बाय कलर्स हैं कलर व्हील में। यहाँ पर भी नियर बाय कलर्स यूज हो रहे हैं। अगर हम डार्कर शेड्स पे जाएं तो यहाँ पर हम ये कलर्स, तो नियर बाय कलर्स सिंपल योजना लगती है और एक रूपता, बिल्कुल सुंदर सी योजना, आंखों को एक लय में रंगों को देखने की आदत सी पड़ जाती है। तो इस योजना में बहुत सुंदर सा एक रूपता आई जाती है, पर एक रंगीय रंग योजना जैसी नीरस प्रतीत नहीं होती, क्योंकि थोड़े से कलर्स वेरी हैं। इसमें भी हमने देखना है कोई भी ह्यू यूज कर रहे हैं, कोई भी कलर यूज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू और इंटेंसिटी का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी आती है ट्रायडिक कलर स्कीम, ऋणात्मक रंग योजना। इस योजना में ऐसे 3 रंगों को लिया जाता है जो रंग चक्र पर एक दूसरे से समान दूरी पर हो। इक्विडिस्टेंट कलर्स जो होते हैं, कोई भी 3 रंग, ब्लू, रेड, येलो ले लिया, 3 प्राइमरी कलर्स ले लिए, 3 सेकेंडरी कलर्स ले लिए, या कोई भी, अब हर रंग आपने देखना है बराबर की दूरी में जो रंग है, कोई भी 3 रंगों को हम यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो 3 कलर्स यूज हैं। ऐसे कोई भी 3 कॉम्बिनेशन बहुत ब्राइट लुक देता है। यहाँ पर ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल यूज हुआ है। इक्विडिस्टेंट पर है ये ग्रीन, ऑरेंज एंड वायलेट। इन तीनों रंगों को यूज करके ये ड्रेस बनी है। तो इस तरह से हम कोई भी 3 रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाली ड्रेस बहुत बोल्ड लगती है, देखने में सुंदर लगती है, पर कलर्स का इस्तेमाल बहुत ध्यानपूर्वक करना पड़ता है। तो अब हमारा ये पहला जो हमारा रंगों का तत्व था, एलिमेंट ऑफ कलर जो था, वो खत्म होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट पे हम आते हैं जो है कपड़े की संरचना या बुनावट, जिसे हम कहते हैं टेक्सचर या बुनावट। संरचना या बुनावट का अर्थ है कि वस्त्र देखने और छूने में कैसा लगता है। किसी भी वस्त्र की बुनावट किस पे डिपेंड करती है? उसके तंतु, धागे, बुनाई और जो भी उसके ऊपर केमिकल प्रोसेसेस यूज होते हैं उस पर डिपेंड करती है। बुनावट जो है वो वस्त्र की स्पर्श और देखने की गुणवत्ता को भी दर्शाती है, जो उसका स्पर्श यानी टच फील जो है कपड़े की, और उसकी क्वालिटी को भी दर्शाती है। जब हम टेक्सचर की बात करते हैं तो हमें इम्पॉर्टेंटली 3 क्वेश्चंस हम अपने से पूछते हैं कि कपड़ा देखने में कैसा है,
हाउ इट लुक्स, चमकीला है, मंद है, ट्रांसपेरेंट है, घना है, या आपका चिकना कपड़ा है, सॉफ्ट है, फिसलना कपड़ा है, इस तरह से देखने में कपड़ा कैसा है। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हाउ इट बिहेव्स, यानी उसकी जो है कैसा नेचर है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो उसमें कपड़ा लटका हुआ प्रतीत हो रहा है, बाहर निकला हुआ, फूला हुआ है, चिपकने वाला है, या लहराता हुआ है। और तीसरा क्वेश्चन हम आते हैं हाउ इट फील्स पर, यानी कपड़ा छूने पर कैसा है, सॉफ्ट है, कड़क है, रूखा है, समतल सतह वाला है, उबड़ खाबड़ खुरदरा सा है, दानेदार फील हो रही है। तो इस तरह से डिफरेंट टेक्सचर्स आप देख सकते हो, बहुत सारे टाइप्स के टेक्सचर्स अवेलेबल हैं कपड़ों में। तो कपड़े की संरचना या बुनावट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अब ये जो एलिमेंट है ये बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। रेशों का क्या प्रकार है, क्या फाइबर कंटेंट कपड़ा बनाने में यूज हुआ है, कृत्रिम रूप के रेशे हैं, रेशों की क्या लंबाई है, जितनी लंबे रेशे होंगे उतनी चिकनी सतह बनती है। तो ये सारी चीज उसमें मायने रखती है। मेथड ऑफ यार्न प्रोसेसिंग, टाइप ऑफ यार्न क्या है। जब हम टेक्सचर की बात कर रहे हैं तो जो फैक्टर्स टेक्सचर्स को डिटरमाइन करते हैं वो है हमारा, जैसे रेशों का प्रकार मैंने आपको बताया, फाइबर कंटेंट, उसके बाद यार्न प्रोसेसिंग और यार्न टाइप। यार्न प्रोसेसिंग का मतलब है धागे के प्रसंस्करण की विधि और धागे का प्रकार। कपड़े के निर्माण में प्रयोग किए गए धागों के प्रसंस्करण की विधि क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, प्रसंस्करण के दौरान धागों को दिए जाने वाले ट्विस्ट, घुमाव का क्या प्रकार है। एस ट्विस्ट और जेड ट्विस्ट के बारे में हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। धागे की उत्कृष्टता क्या है, धागे का प्रकार सरल है, जटिल धागे हैं, नवीन धागे हैं, इन सब चीजों से भी हमारा टेक्सचर डिटरमाइन होता है। तीसरे है हमारे फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक, कि कपड़ा के निर्माण की क्या तकनीक है, बुनावट, उसके बुनने का प्रकार, धागों की सघनता, बुनाई कैसी लेसेस से बनी हुई है, जालीदार बुनाई है, हैंडलूम वीविंग है, मशीन्स पर है, निटेड कपड़ा है, ये सारी चीजें वस्त्र निर्माण की तकनीक में इंपॉर्टेंस रखती हैं। फैब्रिक फिनिशेस, वस्त्र सज्जा, वस्त्र की बुनावट उस पर की जाने वाली फिनिशेस पर डिपेंड करती है, जैसे मांड लगाना, कड़ा करना, आकार मापन, गोंद लगाना, इस्त्री करना, कैलेंडरिंग प्रोसेस, टेंटरिंग प्रोसेस, नैपिंग, परिष्करण, ये सभी परिसज्जाएं या हमारी फिनिशेस कपड़े के टेक्सचर को इन्फ्लुएंस करती हैं। और लास्ट में हम आते हैं सरफेस ऑर्नामेंटेशंस, यानी सतह की सजावट। कपड़े की सतह पर कैसे सजावट की गई है, गुच्छों से सजावट की गई है, मखमली मुद्रण, वेलवेटी इफेक्ट दिया गया है, कोई सिलाई कढ़ाई द्वारा, कसीदाकारी द्वारा सजावट की गई है, सिलाई का डिजाइन बनाया गया है, ये सब चीजें भी बुनावट को प्रभावित करती हैं। तो अब संरचना की बात हमने करी, अब हम तीसरे एलिमेंट ऑफ डिजाइन पर आते हैं, जो एक कलर की तरह ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है हमारा लाइंस या रेखा। लाइंस की बात करते हैं तो सरल भाषा में लाइंस क्या है, रेखा को एक लकीर है उस रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दो बिंदुओं को जोड़ती है। लाइन क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा खींची गई लाइन हो जाती है। किसी भी वस्तु के डिजाइन में रेखा उस वस्तु की आकृति को प्रदर्शित करती है, गति प्रदान करती है और दिशा निर्धारण करती है। तो लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है, जिसका एक मुख्य उद्देश्य है कि हमारे किसी भी कपड़े को एक फॉर्म देती है। अब दूर से हम कपड़े को देखते हैं, किसी को आते नजर, कोई व्यक्ति हमें आता हुआ नजर आ रहा है,
तो हम उसकी बाहरी रेखा को देख रहे हैं। बाहरी रेखा क्या है? सिलुएट। बाहरी रेखा को हम कहते हैं सिलुएट। परिधान में सबसे महत्वपूर्ण होती है पहनने वाले के शरीर की बाहरी रेखा। अब व्यक्ति पतला है, मोटा है, दूर से आता हुआ इंसान आपको दिख जाएगा कि हाँ वो पतला सा कोई व्यक्ति आ रहा है या मोटा सा व्यक्ति आ रहा है। या मान लीजिए एक पतले व्यक्ति ने बहुत ही घेरे वाला बड़ा सा गाउन डाला हुआ है, तो आपको गाउन की बाहरी रेखा दिखेगी फूली हुई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दूर से व्यक्ति आ रहा है उसने एक फ्लोई सा बड़ा सा गाउन डाला हुआ है। तो ये जो हमें बाहरी रेखा दिखती है इसे हम सिलुएट कहते हैं। परिधान में सबसे इंपॉर्टेंट सिलुएट मानी जाती है। उसके बाद हम रेखाएं कपड़ों के ऊपर डिजाइन के रूप में या हम कपड़े की स्टिचिंग के दौरान रेखाएं बनती हैं। जैसे आपने योक बनाया, बेल्ट्स बनाए, कॉलर्स बनाए, कफ्स बनाए, सब में स्टिच होती हैं रेखाएं। तो रेखाएं स्ट्रक्चरल भी हो सकती हैं और ऊपर से बनाई गई भी हो सकती हैं। परिधान में जो है रचना, परिधान की रचना में रेखाओं का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। बाहरी रेखा या सिलुएट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। पोशाक बनाते समय जब कपड़े के अलग अलग टुकड़े को हम जोड़ते हैं, सिलाई के साथ स्थान पर कई स्वाभाविक रेखाएं बन जाती हैं, जैसे कंधे की रेखा, छाती की रेखा, बाजू की रेखा, गले की कॉलर कफ से बनी हुई रेखाएं। ये सब रेखाएं भी आकार बना रही हैं। अब रेखाओं का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे परिधान में, क्योंकि रेखाओं के गुण हैं। क्या गुण है रेखाओं के? क्योंकि वस्तु की आकृति को रेखा प्रदर्शित करती है। रेखाओं से या लाइन से गति प्रदान होती है, फ्लो। किसी भी गारमेंट में जिस तरह की रेखाएं होंगी, आंखें हमारी उसी गति में चलती हैं। एक दिशा निर्धारित करती हैं रेखाएं। शरीर की लंबाई या चौड़ाई को अधिक या कम करने का भी काम करती हैं। अब हाइट को कम नहीं कर देती, पर कम करने का एहसास दिलाती है। मान लीजिए हम इस तरह की वर्टिकल लाइंस डाल रहे हैं तो हमारी लंबाई लंबी प्रतीत होगी, पर अगर हमने इस तरह चौड़ी हॉरिजॉन्टल लाइंस डाल ली तो हमारी चौड़ाई अधिक प्रतीत होती है। लंबाई से ज्यादा चौड़ाई में हम नजर आते हैं। तो रेखाएं जो हैं हमारे शारीरिक बनावट के दोषों को छिपाने का भी काम करती हैं, भ्रम पैदा करती हैं। वस्त्रों में आकर्षण और प्रभाव लाना रेखाओं का मुख्य काम है। तो अब हम रेखाओं को क्लासिफाई करते हैं। दो टाइप की मुख्य रेखाएं हैं हमारी, टाइप्स ऑफ लाइंस, स्ट्रेट लाइंस और कर्व्ड लाइंस। स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं और कर्व्ड लाइंस हमारी वक्र रेखाएं। स्ट्रेट लाइंस, सरल शब्दों में अगर हम कहें तो सरल रेखा जो है एक दृढ़ अखंडित रेखा है, यानी अनब्रोकन लाइन होती है। सरल रेखाएं अपनी दिशा के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त ये मूड्स को भी डिपिक्ट करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, मनोवृत्ति दर्शाती हैं। अब सरल रेखाएं ही तीन प्रकार की हैं, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस और डायगोनल लाइंस। लंबतर रेखाएं, वर्टिकल लाइंस की हम बात करें तो ये रेखाएं पृथ्वी के साथ साथ अपनी लंब बनाती हैं। इन रेखाओं के साथ दृष्टि नीचे से ऊपर की ओर घूमती हैं और लंबाई का एहसास देती हैं। किसी भी वस्तु की लंबाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है। जनरली छोटे कद और मोटे व्यक्तियों के लिए ये रेखाएं उचित होती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी क्षैतिज रेखाओं पर। ये रेखाएं पृथ्वी के समानांतर होती हैं। इनके साथ साथ दृष्टि एक ओर से दूसरी ओर घूमती है। इनसे चौड़ाई का एहसास होता है। यदि व्यक्ति अधिक लंबा और दुबला पतला हो तो उसके परिधान में ऐसी रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए ताकि लंबे व्यक्ति का कद थोड़ा कम प्रतीत हो और पतला व्यक्ति थोड़ा मोटा दिखाई दे। तीसरे टाइप की है हमारी डायगोनल लाइंस, तिरछी रेखाएं। तिरछी रेखाओं का प्रभाव उनके कोण यानी एंगल पर निर्भर करता है। यहां पर आप देख लो एंगल, स्टीप एंगल है तो लंबाई का एहसास देंगे, अगर ढलुआ एंगल है तो चौड़ाई का एहसास देते हैं।
तो दो तिरछी रेखाओं से वी आकार भी बनाया जाता है। अगर हम तिरछी रेखाओं को देखें तो वी आकार भी बना सकते हैं। तिरछी रेखाओं वाले वस्त्रों द्वारा किसी भी व्यक्ति की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाना, दोनों ही बातें संभव होती हैं। दूसरी कैटेगरी है हमारी कर्व्ड लाइंस, यानी वक्र रेखाओं की। किसी भी प्रकार की गोलाई वाली रेखा वक्र रेखा कहलाती है। सर्कुलर मोशन में, वेव्स में, किसी भी फॉर्म में, तो गोल भी हो सकती हैं, वेवी रेखाएं हैं, सब कर्व्ड, जहां पर भी कर्व्स आ रहे हैं वो हमारी गोलाई वाली रेखाएं या वक्र रेखाएं हैं। ये रेखाएं घुमावदार होती हैं, इसलिए इन रेखाओं के साथ साथ दृष्टि भी धीरे धीरे घूमती है। ये रेखाएं देखने में अधिक सुंदर लगती हैं और इन रेखाओं का घुमाव लंबवत हो तो ये लंबाई का भ्रम देती हैं, और यदि घुमावदार रेखाएं आड़ी दिशा में हो तो लंबाई कम होने का आभास देती हैं। वस्त्रों में वक्र रेखाएं पहनने वाले में कोमलता और सौम्यता का भाव उत्पन्न करती हैं। बहुत ठहरी हुई और सॉफ्ट लुक देती हैं ये रेखाएं। तो ये हमारी कर्व्ड लाइंस। नेक्स्ट हम शेप्स एंड फॉर्म, यानी आकृतियां और आकार। विभिन्न प्रकार की रेखाओं को जोड़कर हम कोई भी आकृति या आकार या फॉर्म बना सकते हैं। तो फॉर्म जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस और शेप्स के साथ बन सकता है। अलग अलग रेखाओं और आकृतियों को भिन्न भिन्न प्रोपोर्शन में इस्तेमाल करके नई नई आकृतियां बनाई जा सकती हैं। तो जब हम शेप्स की बात करते हैं तो शेप्स जो है 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा नेचुरल शेप्स या प्राकृतिक आकृतियां। प्राकृतिक आकृतियां जो हैं वो किसी प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तुओं की सामान्य आकृति होती है। इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती, नेचुरल तरीके से जो चीजें दिख रही हैं नेचर में उसी की आकृतियां इसमें बनी होती हैं। सेकेंड कैटेगरी में आते हैं वो है स्टाइलाइज्ड शेप्स, यानी फैशनेबल शैली की आकृतियां। ये आकृतियां प्राकृतिक आकृतियों का सरलीकृत या संशोधित रूप होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हो कि ये जो है एक ह्यूमन फिगर का फेस है, बट उसको स्टाइलाइज्ड फॉर्म में चेंज किया हुआ है। तो उसमें प्राकृतिक आकृतियों को चेंज करके, संशोधित करके, मॉडिफाई करके एक स्टाइलाइज्ड फॉर्म का रूप दिया जाता है। थर्ड कैटेगरी है हमारी ज्योमेट्रिक शेप्स। ज्योमेट्रिक शेप्स यानी ज्यामितीय आकृतियां। ये आकृतियां हमारी गणितीय रूप वाली आकृतियां होती हैं, ज्योमेट्रिक फिगर्स होती हैं, स्केल से बनाई जा सकती हैं, कंपास यूज किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सिंपल और ज्योमेट्रिक फॉर्म्स वाली आकृतियां हैं। और फोर्थ हमारा टाइप ऑफ फॉर्म है एब्स्ट्रैक्ट शेप्स, यानी अमूर्त आकृतियां। अमूर्त आकृतियां वे आकृतियां हैं जिनका कोई रूप नहीं होता। ये किसी भी फॉर्म में, किसी भी टाइप की एब्स्ट्रैक्ट तरीके से बनाई जा सकती हैं। इन आकृतियों को अगर हम एक साथ जोड़ देते हैं, किसी भी आकृतियों का समूह की बात हम करते हैं, तो हमारे पैटर्न्स बनते हैं। पैटर्न्स क्या है? जब हम अलग अलग शेप्स या आकृतियों को एक साथ एक समूह में क्रमबद्ध शैली में समूहित करके प्रयोग करते हैं, उसे हम पैटर्न कहते हैं। अब ये जो ग्रुपिंग है ये एक पर्टिकुलर शेप या फॉर्म की भी हो सकती है, या कई प्रकार की डिफरेंट शेप्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ शेप्स यूज की जा सकती हैं पैटर्न बनाने के लिए। बट इस पैटर्न में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो भी आकृतियां या रेखाएं या कोई भी फॉर्म यूज होता है उसके समूह को एक क्रम में लगाया जाता है, क्रमबद्ध तरीके से समूहित किया जाता है। अब इसी के साथ हमने डिजाइन के मुख्य तत्व यानी एलिमेंट्स समझ लिए हैं। अब अगली प्रेजेंटेशन में हम सिद्धांतों को पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू।